हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बार बार इसको एमओटी कहूँगी। एमओटी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्डिंग का, जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी और एमओटी, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए उस कमियों को दूर करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ठीक है, वैसे ये दोनों थ्योरी लगभग साथ साथ ही आई थी। अणुकक्षक जो सिद्धांत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हुंड और मुलिकन ने दिया था 1928 में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी? हुंड और मुलिकन ने दी थी 1928 में। ठीक है, अब अणुकक्षक सिद्धांत क्यों ज़्यादा इजी रहा? तो सबसे पहले 1950 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेरोसिन, ठीक है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेरोसिन की खोज हुई। ठीक है, जब ये फेरोसिन की खोज हुई तब क्या देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के द्वारा जो उसकी बॉन्डिंग जो कैरेक्टर है, फेरोसिन के जो बॉन्डिंग प्रवृत्ति है, बंधन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने अच्छे से समझाया। ठीक है, बजाय कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो लगभग साथ साथ आई थी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तुलना में ज़्यादा सरल थी। जो वीबीटी है वो ज़्यादा सिंपल थी बजाय कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। यहाँ आपको बताया हुआ है कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत वो ज़्यादा सरल था, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, मैं फिर वापस से रिपीट करूँगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो लगभग साथ ही आई थी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादा सिंपल होने के कारण ज़्यादा प्रचलन में थी। ठीक है, लेकिन जब फेरोसिन कंपाउंड की खोज हुई, फेरोसिन क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, जब फेरोसिन की खोज हुई तो फेरोसिन की जो बॉन्डिंग है, उसमें मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है फेरोसिन में, उस बॉन्डिंग को एमओटी के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, न कि वीबीटी के द्वारा। और क्या देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फेरोसिन की बॉन्डिंग को तुलनात्मक रूप से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तुलना में ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा मात्रात्मक रूप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसकी बॉन्डिंग को बताया, फेरोसिन की बॉन्डिंग को बताया। ठीक है, तो पहला रीज़न ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के प्रचलित होने का या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सुपीरियरिटी का। यानी क्वेश्चन आता है कि क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तुलना में ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, तो एमओटी ज़्यादा सुपीरियर क्यों हुई? कि जब फेरोसिन कंपाउंड आया तो फेरोसिन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ज़्यादा सिंपल और मात्रात्मक रूप से बताया, बजाय कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। दूसरा एमओटी के सुपीरियर होने का रीज़न क्या है? पहला तो क्या था? फेरोसिन की बॉन्डिंग। फेरोसिन की बॉन्डिंग नेचर, बंधन प्रकृति को एमओटी ने ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाया बजाय कि वीबीटी के। और दूसरा रीज़न था कि O2 मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बजाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों सुपीरियर रही? तो पहला रीज़न था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने फेरोसीन की बॉन्डिंग नेचर को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया बजाय कि वीबीटी के। और दूसरा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 मॉलिक्यूल की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को नहीं समझा पाई, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर को अच्छे से समझाया, या फिर मैं कहूँगी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ही समझाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 मॉलिक्यूल की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने में असमर्थ रही। ठीक है, तो ये जो श्रेष्ठता है किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की श्रेष्ठता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो सबसे यानी हम कहेंगे वीबीटी का सबसे बड़ा दोष क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे मुख्य दोष क्या था कि उसने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर जो है, दो एटम के बीच में बनने वाला जो बंध है, यानी A2 मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं तो इस A2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पूरी तरह से लोकलाइज माना। ठीक है, पूरी तरह से स्थानगत माना। ये इसका मुख्य दोष है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे मुख्य दोष है कि दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बंधी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या माना? स्थानगत या लोकलाइज्ड माना। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक अणु में विभिन्न अनाबंधी परमाणुओं का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अतः एक अणु में विभिन्न परमाणुओं का अपने बंधी परमाणुओं को छोड़कर शेष परमाणुओं के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। ठीक है, यदि हम A2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे और हमने बोला था कि A के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? पूरी तरह से लोकलाइज्ड है। तो इन जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन का जो है संबंध है, सीधे क्या होगा? उन्हीं परमाणु से रहेगा जो क्या है? आपस में बंधित है। यदि हम ये कहेंगे कि एक और चेन की बात करें हम, तो यदि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसका इस C परमाणु से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, AB मॉलिक्यूल की बात करूँ तो A और B एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन, उसका C से कोई मतलब नहीं रहेगा। वीबीटी कह रही थी। वीबीटी क्या कहती है? यदि कोई एटम है AB2, ओके, A बॉन्ड B, इस तरह से कोई बंधन हो रहा है। ठीक है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो इन दोनों से ही मतलब रखेंगे, इस तीसरे से उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से क्या स्थानगत है इन दोनों के बीच में। यही क्या वीबीटी थ्योरी कह रही थी कि जो उसने क्या कहा कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, दो एटम के बीच में बनने वाले बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो उन दोनों एटम के बीच में ही क्या होते हैं? लोकलाइज्ड या स्थानगत होते हैं। उनका किसी तीसरे एटम से कोई रिलेशन नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए अनुनाद को भी इसमें जोड़ा गया, लेकिन अनुनाद भी इसमें पूरी तरह से इसकी समझाने में असफल इसलिए रहा क्योंकि अनुनाद को समझाने के लिए बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ रही थी, बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं लिखनी पड़ती है, इसके बाद हमें पता चलता है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोष क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? कि उसने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको पूरी तरह से स्थानगत माना। परमाणु कक्षकों का सरल रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ के आए थे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे अलग है? देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमने इन्फिनिटी देखी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सुपीरियरिटी देखी। हमने दो रीज़न देखे, एक तो फेरोसिन की बॉन्डिंग नेचर और दूसरा है O2 मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब O2 मॉलिक्यूल की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने समझाया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 मॉलिक्यूल का अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने में असफल रहा। O2 मॉलिक्यूल वास्तव में कैसा होता है? अनुचुंबकीय। जबकि VBT क्या कहती है कि O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है? O2 मॉलिक्यूल की प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। लेकिन एक्चुअल में जब O2 मॉलिक्यूल पे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो O2 मॉलिक्यूल उस चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है। ठीक है, आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब उसमें चुंबकीय गुण है, यानी वो कैसा है? अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इस अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई, क्योंकि VBT के अनुसार O2 मॉलिक्यूल कैसा है? प्रतिचुंबकीय। और O2 मॉलिक्यूल की जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है उसको किसने बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया। ठीक है, अब VBT और MOT में डिफरेंस क्या है? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार O2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, 4 तो क्या है इसके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 क्या हैं? ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं भी नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम देखेंगे कि पेयर फॉर्म में यानी एक क्या होगा? क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमको पता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ये जो शो कर रहा है, यदि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहूँगी तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में घूमने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने की वजह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका जो प्रभाव है क्लॉकवाइज का, वो एंटी क्लॉकवाइज का जो प्रभाव है उसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक के द्वारा जो प्रभाव होगा वो दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि O2 मॉलिक्यूल में तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब यदि इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और यदि ये अनुचुंबकीय होता तो उसके पास कोई ना कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता। ठीक है, सब तो कैंसिल हो जाते, लेकिन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक डायरेक्शन में
ये एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से शो कर रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि ये भी क्रॉस हो जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है, ये सब भी क्रॉस हो जाते हैं, यानी अपने अपने चुंबकीय क्षेत्र को कि डायरेक्ट को कैंसिल कर देते, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और वास्तव में क्या होता है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी लिमिटेशन में पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 मॉलिक्यूल की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को नहीं समझा पाई कि एक्चुअल में O2 मॉलिक्यूल के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसा कि हम देख रहे थे कि O2 मॉलिक्यूल में कहीं भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जगह क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वास्तव में O2 मॉलिक्यूल के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, अनुचुंबकीय। तो जो O2 मॉलिक्यूल के अनुचुंबकीय बिहेवियर को MOT ने समझाया। MOT के अनुसार O2 मॉलिक्यूल में एक न एक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि VBT के अनुसार इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसा कि हम देख भी चुके हैं कि O2 मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एक भी उसके पास में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग प्रवृत्ति वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम ऐसे ही समझाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन वास्तव में क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। तो उसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति यानी उसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको किसने समझाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसलिए भी अलग है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे बड़ी चीज़ है VBT और MOT में, ठीक है। जो VBT का सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर स्थानगत, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, स्थानगत। जबकि MOT में क्या होता है, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, विस्थानगत, विस्थानीकृत। आप पढ़ चुके होंगे, विस्थानीकृत यानी लोकेलाइज्ड नहीं होते। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम क्या फिक्स नहीं मानता। MOT क्या होता है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम के बीच में फिक्स नहीं होते, जबकि VBT क्या कहती है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दो के बीच में स्थिर है। आपने देखा होगा, यदि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार A2 मॉलिक्यूल की बात करूं, तो A2 जो मॉलिक्यूल है उसमें A एटम और A एटम के बीच में यदि बॉन्ड बन रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो दोनों एटम के बीच में फिक्स हो गए, इनका कहीं मूवमेंट नहीं होगा। हमें ये पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस A एटम से आया है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस A एटम से आया है, ठीक है। यानी यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि पहली क्या दोनों में डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस है कि VBT में क्या होता है, लोकेलाइज्ड होते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जबकि MOT में कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में VBT में और MOT में पहला दोष था कि VBT के अनुसार कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो स्थानगत, और MOT के अनुसार विस्थानगत। और दूसरा डिफरेंस है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखते हैं। परमाणु जो कक्षक हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब है मेरा परमाणु कक्षक, अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान नहीं रखते, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको A2 मॉलिक्यूल का कि A2 मॉलिक्यूल में यदि A और A एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से आए हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी पहचान है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया है, इस ऑर्बिटल से आया है, और ये इस एटम के ऑर्बिटल से आया है,
ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान नहीं रखते। अब क्यों नहीं रखते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपनी पहचान? क्योंकि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, बंधी कक्षक सिद्धांत, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर क्या बना कर लेते हैं, अपनी पहचान इसलिए नहीं रखते कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर तो सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। VBT में क्या होता है, सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और सीधे क्या बना लिया, A2 मॉलिक्यूल। जबकि MOT में A ऑर्बिटल और A ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, MO बनाएंगे, MO, ठीक है, MO बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपस में क्या रहेंगे, साम्य दूरी पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 1, इसके पास 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देन हम करेंगे कि 1 2 या फिर 1 2, ठीक है। VBT के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल पहचान रखते हैं अपनी कि यदि ये A2 मॉलिक्यूल है तो इसमें एक दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो ये A एटम का ऑर्बिटल है, ये A एटम का ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ MO बनने के बाद हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद हमें पता नहीं है कि इसमें से ये इसका ऑर्बिटल है या ये इस एटम का ऑर्बिटल है। तो MOT क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, MOT, कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से साम्य दूरी पे रहते हैं और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो ऑफ बोह प्रिंसिपल से भरेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में।